everyone. So today we are going to start chapter 2 Socialism in Russia, and we will study today the section 1.4 Support for Socialism. Okay. So by the 1870s socialist ideas spread through Europe. 1870 तक जो समाजवादी विचार थे, आइडियाज़ थे, सोशलिस्ट आइडियाज़ थे, वो यूरोप में हर जगह फैल चुके थे. टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी. तो कोऑर्डिनेट करने के लिए उनकी कोशिशों क्योंकि यूरोप के अलग अलग जगहों पर सोशलिस्ट आइडियाज़ स्प्रेड हो चुके थे, फैल चुके थे, तो जो एफ़र्ट्स किए जा रहे थे उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उन आइडियाज़ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए और वर्ल्ड वाइड सोशलिज़म लाने के लिए जो एफ़र्ट्स किए जा रहे थे, उसके लिए जितने भी सोशलिस्ट थे, समाजवादी थे, उन्होंने क्या किया, एक इंटरनेशनल बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन बनाई, नेमली द सेकेंड इंटरनेशनल, जिसका नाम रखा सेकेंड इंटरनेशनल. वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगैन फॉर्मिंग एसोसिएशंस. जितने भी वर्कर्स थे इंग्लैंड में या जर्मनी में, उन्होंने क्या शुरू किया, उन्होंने एसोसिएशंस बनाने शुरू किए टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस. देखिए, वर्कर्स जो थे या लेबर्स थे, इनकी कंडीशंस जो थी वो बहुत ज़्यादा पुअर थी. जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था वो स्पीड पकड़ रहा था, यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिस तरह से फैल रहा था, हर कंट्री में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इन्फ्लुएंस हम देख सकते थे. तो उस दौरान जब इंडस्ट्री सेटअप हुई, फैक्ट्री सेटअप हुई, तो वर्कर्स या लेबर्स की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा थी. जैसे कोई प्रोडक्शन होना है, मैन्युफैक्चर होनी है कोई चीज़, तो उसके लिए लेबर्स चाहिए थे. तो लेबर्स को एक दिन में 15-16 घंटे काम करना और उसके बदले में मिनिमम वेजेस देना, ठीक है. इसके अलावा उनको छुट्टियां नहीं मिलती थी, ठीक है. तो ये सब चीज़ें क्या थी, एक्सप्लॉयटेशन था, उनका शोषण होता था. तो जैसे जैसे सोशलिस्ट आइडियाज़ जो थे वो डेवलप हुए, स्ट्रॉन्ग होते गए, तो लेबर्स के हक की बात होने लगी. मतलब कि लेबर्स के भी कुछ राइट्स होते हैं, उनका भी अधिकार है कि वो अच्छी ज़िंदगी जिएं, उन्हें भी अपनी मेहनत की पूरी मजदूरी मिले. तो ये सारे आइडियाज़ जो थे वो उस टाइम पे काफ़ी फैल चुके थे. तो एसोसिएशंस बनाए गए जिससे कि जो वर्किंग कंडीशंस हैं, काम करने की, जो जहाँ पे वो काम कर रहे हैं मज़दूर, वो कंडीशन सही होनी चाहिए, ठीक है. उन सब चीज़ों को बेटर करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए एसोसिएशंस फॉर्म किए गए, बनाए गए. They set up funds to help members in times of distress and demanded a reduction of working hours and the right to vote. देखिए, हम फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो अधिकार था वोट देने का, वो सिर्फ जो रिच पीपल थे सोसाइटी के, या लर्नेड एजुकेटेड पीपल थे, या जो टैक्स भरने वाले लोग थे, उन्हें दिया जाता था. सबको वोट देने का अधिकार नहीं था. खास करके जो पीजेंट्स, लेबर्स, वर्कर्स, क्राफ्ट्समैन, ये सब थे, इन्हें तो बिल्कुल भी वोट देने का अधिकार नहीं था. तो जो वर्कर्स की कंडीशन थी, उसके लिए जो एसोसिएशन बनाए गए, वो क्या करते थे, फंड्स इकट्ठा करके रखते थे. अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि किसी को निकाल दिया गया हो काम से, या फिर जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, वो अगर कोई गलत डिसीजन ले रहे हैं वर्कर्स के अगेंस्ट में, या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया किसी सिचुएशन में, तो ये फंड्स उस समय काम आया करते थे. बल्कि वर्किंग आवर्स को भी कम करने की बात की गई कि काम करने के घंटों को भी कम किया जाए. 15 आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं. 15-16 घंटे एक दिन में लगातार करना बहुत मायने रखता था, ठीक है. अच्छा, फिज़िकल कंडीशंस अगर बिगड़ती जा रही है, किसी की बीमार पड़ रहा है, तो उसके लिए भी कोई सहूलियत नहीं थी वर्कर्स की. ओके. सो इन जर्मनी दीज एसोसिएशंस वर्कड क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी. तो जर्मनी में जो एसोसिएशंस बनाई गई थी, वो किसकी मदद से काम कर रही थी, जो SPD यानी SDP सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई गई, उससे क्लोजली वो काम कर रही थी. एंड हेल्प्ड इट विन पार्लियामेंट्री सीट्स. और पार्लियामेंट्री सीट्स भी जीती ये एसोसिएशंस और ये पार्टी. बाय 1905
Socialists and trade unions formed a labor party. अब देखिए, पहले जो ये एसोसिएशंस थे उन्होंने क्या किया, इन एसोसिएशंस ने इस पार्टी को सपोर्ट किया, ठीक है, जिसकी वजह से पार्लियामेंट्री सीट्स जीती वो पार्टी। फिर इन्होंने 1905 में अपनी एक लेबर पार्टी बनाई, जो यूनियन ट्रेड यूनियंस थे उन्होंने मिलकर लेबर पार्टी बनाई ताकि लेबर के हक की बात की जाए। ब्रिटेन एंड सोशल पार्टी इन फ्रांस, देखिए लेबर पार्टी कहाँ बनी, ब्रिटेन में, ठीक है, तो लेबर पार्टी एलपी बनी ब्रिटेन में और सोशल पार्टी यानी एसपी बनी फ्रांस में, ठीक है। हाउएवर टिल 1914, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, ठीक है। सोशलिस्ट्स नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप, जो सोशलिस्ट्स थे वो कभी भी सफल नहीं हो पाए सरकार बनाने में, कहाँ पर, यूरोप में। Represented by strong figures in parliamentary politics, their ideas did shape legislation, but governments continued to be run by conservatives, liberals and radicals. हमने इन तीनों टर्म्स के बारे में फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा है। देखिए, जो ये सोशलिस्ट थे ये कोई अपनी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना पाई यूरोप में कि भाई इनकी अपनी सरकार होती है अलग, एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट बन पाती। जो पार्टीज थी या जो सरकार थी वो इन तीनों के द्वारा ही चलाई जा रही थी। बस ये होता था कि जो लेजिस्लेशन है, ठीक है, वो किसके अकॉर्डिंग काम करता था, या जो आइडियाज़ थे वो सोशलिस्ट आइडियाज़ लेजिस्लेशन में लाए गए। कानून बनाते वक्त ध्यान रखा गया कि भाई सोशलिज्म का ध्यान रखना है, वर्कर्स और पुअर का ध्यान रखना है। लेकिन जो सरकार हुआ करती थी वो किनकी होती थी, कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स की हुआ करती थी, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा है सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, क्लियर है। आगे देखिए, अब हम सेक्शन 2 पढ़ेंगे, ठीक है। सेक्शन 2 में है द रशियन रिवॉल्यूशन, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। Is the Russian Revolution in one of the least industrialized of European states, this situation was reversed. देखिए, यूरोप में जो सबसे कम इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट रहा होगा, जो एरिया रहा होगा, वहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल रिवर्स थी। रिवर्स का मतलब क्या, अपोजिट सिचुएशन रही, उल्टी सिचुएशन क्या थी, सोशलिस्ट्स टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया। अभी हमने ऊपर वाले पैराग्राफ में पढ़ा कि जो सोशलिस्ट्स थे वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाए, अपनी सरकार नहीं बना पाए। सरकार किसके द्वारा चलाई जाती थी, कंजर्वेटिव, लिबरल्स और रेडिकल्स के द्वारा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यूरोप में कई ऐसे स्टेट्स थे जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन कम था, वहाँ पर सोशलिस्ट ने क्या किया, दे टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया। तो रशिया में जो सरकार थी वो किसकी थी, सोशलिस्ट की थी, थ्रू दी अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917। जो इस सरकार पर कब्जा किया गया, रशिया में जो सरकार थी उस पर सोशलिस्ट ने कब्जा किया, अपने कंट्रोल में किया, वो किया था अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में। जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, वहाँ मोनार्की सिस्टम को ख़त्म करके क्या आ गई, नेशनल असेंबली आई, ठीक है, यानी मोनार्की सिस्टम खत्म हो गया था और वहाँ पर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बनाई गई थी, यानी लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों को रखा गया, ठीक है। उसी तरीके से रशिया में भी रेवोल्यूशंस हुए थे, अक्टूबर रेवोल्यूशन और रेवोल्यूशन ऑफ फरवरी, ठीक है। तो द फॉल ऑफ मोनार्की इन फरवरी 1917 एंड द इवेंट्स ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रेवोल्यूशन। तो देखिए, रशियन रेवोल्यूशन में दो इवेंट्स हैं, एक तो है अक्टूबर रेवोल्यूशन, ठीक है, जो कि 1917 में हुआ था, और नेक्स्ट है आपका फरवरी, जो कि 1917 में फरवरी में जो मोनार्की थी रशिया में वो गिर गया था, मोनार्की सिस्टम खत्म हो गया था। तो ये इवेंट्स आपको दोनों मेंशन करने पड़ेंगे अगर रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पूछा जाता है। सो हाउ डिड दिस कम अबाउट, ये किस तरीके से हुए रेवोल्यूशंस, व्हाट वर द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस इन रशिया व्हेन द रेवोल्यूशन अकर्ड।
जब रेवोल्यूशन अकर हुआ, मतलब जब शुरू हुआ, विद्रोह शुरू हुआ, तब किस तरह के सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ थी रशिया में, ठीक है, पॉलिटिकल कंडीशंस क्या थी या सोशली किस तरह से रशिया में चीज़ें थीं, वो सब जानना ज़रूरी है। To answer these questions, let us look at Russia a few years before the revolution. इन क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि उस रेवोल्यूशन से पहले रशिया में कुछ साल कैसे सिचुएशन रही, यानी अक्टूबर रेवोल्यूशन से पहले रशिया में कैसे हालात थे वो जानना होगा, ठीक है। अब देखिए, द रशियन एम्पायर इन 1914। देखिए जार निकोलस हैं, ओके, ये जार निकोलस की पिक्चर है। चलिए पढ़ते हैं। इन 1914 जार निकोलस सेकेंड, देखिए ये एक्चुअली स्पेलिंग तो इसकी TSAR है, बट इसको पढ़ते हैं जार। इसका मीनिंग होता है, तो जार का मीनिंग होता है ए मेल मोनार्क या एम्परर, ठीक है। तो मेल मोनार्क या मेल एम्परर, उसको ही जार बोलते हैं। तो जो जार निकोलस सेकेंड है, जो रशिया का एम्परर था, एंड इट्स एम्पायर, ठीक है, रशिया का जो एम्परर था, शासक था, एम्परर मतलब शासक, तो एम्पायर से ही एम्परर बना है। एम्परर मतलब शासन और एम्पायर मतलब शासन और एम्परर मतलब शासक। तो 1914 में जार निकोलस सेकेंड ने रशिया पर राज किया, रूल किया, और उस रशिया और उसके एम्पायर पर रूल किया। किसने? जार निकोलस सेकेंड ने। बिसाइड्स द टेरिटरी अराउंड मॉस्को, अब देखिए कहाँ कहाँ इसने कंट्रोल करके रखा था जार निकोलस ने। मॉस्को, रशियन एम्पायर इंक्लूडेड करंट डे फिनलैंड, लतीविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन, बेलारस, ये इन सारी स्टेट्स पर इसका कब्जा था। इट स्ट्रेच्ड टू द पैसिफिक, जो पैसिफिक ओशन है वहाँ का इलाका भी, एंड कंप्राइज्ड टुडे सेंट्रल एशियन स्टेट्स एज वेल एज जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड अजरबैजान। ओके, ये कुछ कंट्रीज या स्टेट्स थे जहाँ पर जार निकोलस सेकेंड का कब्जा रहा। द मेजॉरिटी रिलीजन वॉज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। तो जो धर्म था इन जगहों पर, यानी रशिया में जो सबसे ज़्यादा, जैसे हमारे यहाँ है जो मेजर रिलीजन क्या है, हिंदुइज़्म है हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा, 70% से ऊपर हिंदुइज़्म है, हिंदू बहुत ज़्यादा है जनसंख्या में इंडिया में। तो उसी तरीके से रशिया में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थी, यानी वो क्रिश्चियंस जो अपने धर्म को लेकर काफ़ी कट्टर थे। जैसे कि कैथोलिक जो होते हैं वो ऑर्थोडॉक्स होते हैं, यानी जैसा उनके रिलीजन में कहा गया है बिल्कुल वैसा ही फॉलो किया जाएगा, किसी भी तरह का कोई बदलाव या रेफॉर्मेशन नहीं होगा। विच हैड ग्रोन आउट ऑफ द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, और ये यहाँ पर जो क्रिश्चियनिटी आई रशिया में, वो कहाँ से आई थी? ग्रोन आउट ऑफ द ग्रीक, जहाँ जैसे ग्रीक में जो ऑर्थोडॉक्स चर्च थे उसी से इन्फ्लुएंस होकर रशिया में भी सेम रिलीजन, सेम ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी स्टैब्लिश्ड थी। बट द एम्पायर ऑल्सो इंक्लूडेड कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। तो रशिया में जो एम्पायर था, रशियन एम्पायर था, उसमें सिर्फ यही नहीं थे, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी नहीं थी, बल्कि कैथोलिक्स भी थे, प्रोटेस्टेंट भी थे, मुस्लिम और बुद्धिस्ट भी थे। अब देखिए कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों ही क्रिश्चियंस हैं, मगर इन दोनों के जो रूल्स फॉलो करने का या जो धर्म को पालन करने के जो नियम है वो अलग अलग हैं। जैसे कैथोलिक जो है वो काफ़ी ऑर्थोडॉक्स हैं। प्रोटेस्टेंट आए थे रेफॉर्मेशन के बाद, मार्टिन लूथर जो थे रेफॉर्मेशन लाए थे, उन्हें लगा था कि जो कैथोलिक चर्च हैं वहाँ पर काफ़ी गलत चीज़ें होती हैं, ठीक है, और रेफॉर्मेशन की बहुत ज़रूरत है, बदलाव की बहुत ज़रूरत है। उन कैथोलिक चर्च में ये कहा गया कि जो पोप है वो सर्वे सर्वा है। पोप यानी जो लीडर, जो चर्च के अंदर जो पोप होते हैं, जैसे पुजारी होता है हमारे यहाँ मंदिर में, तो जो फादर या पोप होते हैं, जो कैथोलिक चर्च में काफ़ी उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, वही लीड करते हैं चर्च को। तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशंस होती थी, काफ़ी चर्च के द्वारा ही काफ़ी गलत काम किए जाते थे। तो रेफॉर्मेशन मार्टिन लूथर के ज़रिए लाया गया था
और जो थोड़ा चेंज किया गया, जो रेफॉर्मेशन लाया गया, बदलाव लाया गया, तो बाद में वो ही क्रिश्चियंस जिन्होंने फॉलो किया मार्टिन लूथर को, वो बन गए प्रोटेस्टेंट्स। ठीक है, ये मानते हैं कि पोप जो है, ये पोप के उसमें नहीं होते, पक्ष में नहीं होते प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक होते हैं। ठीक है, बाइबल बहुत ज़रूरी होती है कैथलिक्स के लिए, बट प्रोटेस्टेंट जो है वो कहते हैं बाइबल के अलावा अदर बहुत सारे जो बुक्स हैं, क्रिश्चियंस बुक्स हैं, वो भी बहुत ज़रूरी हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। तो बस आप इतना ध्यान रखिए, कैथलिक्स ऑर्थोडॉक्स हैं काफ़ी, और ये प्रोटेस्टेंट जो हैं वो कम ऑर्थोडॉक्स होते हैं। वो रेफॉर्मेशन में विश्वास करते हैं, बदलाव में, यानी समय के साथ बदलाव में विश्वास करते हैं। चलिए आगे। नाउ इकोनॉमी एंड सोसाइटी। अब हमें ये जानने की ज़रूरत है कि रशिया में रेवोल्यूशन से पहले आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाएं क्या थी। देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी हमने पढ़ा था, रेवोल्यूशन से पहले जो आर्थिक समस्याएं थी या पॉलिटिकल या सोशल समस्याएं थी, सामाजिक समस्याएं थी, वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लोग परेशान थे, खासकर जो थर्ड एस्टेट के लोग थे वो बहुत परेशान थे। तो सिमिलर सिचुएशन रशिया में भी थी। एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, जैसे जैसे 20वीं शताब्दी की शुरुआत हुई, जैसे कि 1900 से लेकर 1910 या उससे आगे, ये क्या है, बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। मैं कई बार बता चुकी हूँ, अगर 20th सेंचुरी है तो एक डिजिट कम कर दीजिए तो वो सन हो जाता है। ठीक है, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रशियाज पीपल वर एग्रीकल्चरिस्ट्स। अच्छा, क्या हुआ कि जो शुरुआती 20वीं सदी की शुरुआत में सबसे ज़्यादा जो द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रशियाज पीपल वर एग्रीकल्चरिस्ट। एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी करना, तो बहुत सारे, मतलब ज़्यादातर रशियन पीपल क्या करते थे, एग्रीकल्चर उन्होंने शुरू कर दिया था। about 85% of the Russian Empire's population earned their living from agriculture। 85% रशियंस जो थे वो खेती करके अपनी जीविका कमाते थे। दिस प्रपोर्शन वॉज हायर दैन इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज़। यूरोप में अलग अलग देशों में भी इतनी तादाद नहीं थी, मतलब इतनी पॉपुलेशन नहीं, इतने परसेंट लोग एग्रीकल्चर नहीं करते थे जितना कि रशिया में करते थे। फॉर इंस्टांस का मतलब होता है उदाहरण या फॉर एग्जाम्पल। इन फ्रांस एंड जर्मनी द प्रपोर्शन वाज बिटवीन 40% एंड 50%। देखिए, फ्रांस और जर्मनी में जो एग्रीकल्चर करते थे लोग, उनकी तादाद कितनी थी, 40 से 50%। 40% फ्रांस में और जर्मनी में 50%। लेकिन रशिया में कितनी थी, 85%। यानी आप बोल सकते हो एग्रीकल्चर कंट्री थी वो। ठीक है, जैसे अग्रेरियन कंट्री थी, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में भी अग्रेरियन कंट्री बोला जाता है क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा होता है। In the empire, cultivators produced for the market as well as their own needs, and Russia was a major exporter of grain। उस एम्पायर में, ठीक है, उस राज्य में रशिया के जो कल्टीवेटर्स थे, यानी जो खेती करते थे, वो मार्केट के लिए भी मतलब प्रोड्यूस करते थे, मतलब अनाज उगाना मार्केट में बेचने के लिए और अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। ठीक है, और रशिया उस टाइम पे मेजर एक्सपोर्टर था ग्रेन्स का, मतलब वो दूसरी कंट्रीज़ में भी माल को भेजता था, अनाज को भेजता था, एक्सपोर्ट किया करता था। इंडस्ट्री वाज फाउंड इन पॉकेट्स। इंडस्ट्री वाज फाउंड इन पॉकेट्स का मतलब जो इंडस्ट्रीज़ थे वो छोटे छोटे एरियाज़ में सिमट के रह गए थे। मतलब इतना ज़्यादा एक्सपेंशन था फैक्ट्रीज़ का, इंडस्ट्रीज़ का, कि आप हर इलाकों में इंडस्ट्रीज़ सेटअप होते हुए देख सकते थे। इंडस्ट्रीज़ बहुत ही आसानी से मिल जाती थी। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज़ वर सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़, मुख्य जो एरिया थे, ठीक है, मुख्य इलाके कौन कौन से थे, वो थे सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। क्राफ्ट्समैन अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन। अच्छा, जो शिल्पकार थे, ठीक है, जो छोटे मोटे काम करते हैं ना, जो इंडस्ट्रीज़ में काम नहीं करते, शिल्पकार, तो वो लोग क्या करते थे, काफ़ी प्रोडक्शन किया करते थे वो भी। बट लार्ज फैक्ट्रीज एग्जिस्टेड अलॉन्गसाइड क्राफ्ट वर्कशॉप्स। अच्छा, क्राफ्ट वर्कशॉप छोटी छोटी दुकानें जहाँ पर दस्तकारी की जाती थी, लोग बनाते, जैसे बर्तन बना लिए, ठीक है, छोटा मोटा मेटल का काम कर लिया,
शिल्पकारी कर ली, कालीन बनाना, ये सब चीज़ें क्या होती थी, पॉटरी यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाना, ये सब चीज़ें छोटे स्केल में किए जाते थे, ठीक है। लेकिन जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी वो भी मतलब एक पैरेलल में चल रही थी। जो क्राफ्ट वर्कशॉप्स है उनके पैरेलल, जैसे क्राफ्ट वर्कशॉप्स हैं काम कर रहे हैं, तो पैरेलल में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज भी अपना काम किया करती थी। अच्छा, फैक्ट्रीज़ में क्योंकि मशीनों से काम होता था, लेबर्स लगे रहते थे, फिनिशिंग होती थी प्रोडक्ट्स में, तो वो अच्छा, और क्या होता था, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट वो बना सकते थे, मैन्युफैक्चर कर सकते थे। तो इन सब का असर जो है वो क्राफ्टशिप पे पड़ा। मैनी फैक्ट्रीज वर सेटअप इन 1890s वैन रशियाज रेलवे नेटवर्क वॉज एक्सटेंडेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री इंक्रीज। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, या आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडस्ट्रीज जो थी 1890 में सबसे ज़्यादा सेटअप क्यों हुई। उसका रीज़न ये था कि रशिया में एक तो रेलवे नेटवर्क काफ़ी फैल गया था, मतलब रेलवेज पटरियाँ बिछा दी गई थी काफ़ी, तो सामान लाना और ले जाना, ट्रांसपोर्ट कोई प्रॉब्लम रह नहीं गई थी। दूसरी चीज़ कि बाहर की कंपनीज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है रशिया में, यानी दूसरी कंट्रीज़ आती थी और रशिया में आकर अब इन्वेस्टमेंट करती थी, ठीक है, जैसे कोई फैक्ट्री लगा देना, सेटअप कर देना, उससे भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो इंडस्ट्री सेटअप जो है 1890 में ज़्यादा तादाद में हुई। कोल प्रोडक्शन डबल, कोल का प्रोडक्शन भी डबल हो गया। क्यों हो गया, रेलवे चल रही थी, तो पहले स्टीम इंजन हुआ करते थे, कोल से चला करती थी, तो बहुत ज़रूरत हुई इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के लिए भी। देन आयरन एंड स्टील आउटपुट क्वाड्रिपल्ड। क्वाड्रिपल्ड का मतलब होता है 4 गुना होना। कोल का प्रोडक्शन डबल हो गया, 2 गुना हो गया, और स्टील और आयरन का भी यूज़ 4 गुना हो गया, 4 गुना बढ़ गया। बाय द 1900, 1900 जैसे जैसे आया, इन सम एरियाज फैक्ट्री वर्कर्स एंड क्राफ्ट्समैन वर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर। तो कुछ इलाकों में जो फैक्ट्री वर्कर्स थे और दूसरी तरफ क्राफ्ट्समैन, उन दोनों की तादाद एक जैसी हो गई, यानी इक्वल पॉपुलेशन जो थी उन दोनों की हो गई। यानी क्राफ्ट्समैन भी अपना काम करते रहे, ऐसा नहीं था कि उन्होंने काम छोड़ दिया था, बट हाँ, फैक्ट्रीज़ के वर्कर्स भी बढ़ गए थे और उधर क्राफ्ट्समैन भी। क्लियर है। मोस्ट इंडस्ट्री वॉज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। देखिए इंडस्ट्रियलिस्ट जो वही लोग होते थे जो काफ़ी पैसा कमा लेते थे बाहर के देशों में अपना, जैसे कि कोई चीज़ इंपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। तो जो लोग बिजनेस किया करते थे वो लोग रिच पीपल थे। अब जिनके पास पैसा था उन्होंने इंडस्ट्री सेटअप कर ली। तो इस तरीके से जो इंडस्ट्रीज थी वो प्राइवेट लोगों के हाथों में थी, ठीक है, इंडिविजुअल्स के हाथों में थी। गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्रीज टू इंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क। सरकार ने, जो सरकार थी रशिया में उस वक्त, उसने काफ़ी कोशिश की कंट्रोल रखने की इन बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ पे, सुपरवाइज भी किया करती थी, देख रेख करती रहती थी कि यहाँ पर मज़दूरों को मिनिमम वेजेस ज़रूर मिले, मतलब एक लिमिट फिक्स कर दी थी वेजेस की, उससे कम वेजेस किसी भी मज़दूर को ना दिया जाए। तो उस तरीके से उन्होंने कोशिश की कि मिनिमम वेजेस जो है कम से कम सबको मिले, एंड लिमिटेड आवर्स, काम करने के घंटे जो है फिक्स किए जाएं। ऐसा ना हो कि अनलिमिटेड आवर्स से काम किए जा रहे हैं मज़दूर, उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही। बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन। लेकिन जो इंस्पेक्टर्स रखे जाते थे, जो इंस्पेक्शन करते थे फैक्ट्रीज़ के, वो रोक नहीं सके किन चीज़ों को, ये जो नियम बनाए गए थे, सरकार ने जो नियम बनाए थे फैक्ट्रीज़ को लेकर, वो फैक्ट्री मालिक क्या करते थे, हमेशा नियम को तोड़ देते थे, फॉलो नहीं करते थे। In crafts units and small workshops, the working day was sometimes 15 hours compared with 10 or 12 hours in factories. छोटी छोटी यूनिट्स हैं या स्मॉल वर्कशॉप्स हैं, वहाँ पर जो वर्किंग डेज थे या वर्किंग आवर्स थे वो बहुत ज़्यादा थे, जैसे कि 15 घंटे लगातार काम करना। और जो फैक्ट्रीज़ थी वहाँ पर 10 से 12 घंटे काम किया जाता था। अकोमोडेशन वेरीड फ्रॉम रूम्स टू डॉर्मेटरीज। रूम्स, कमरे दिए जाते थे रहने के लिए। जो अकोमोडेशंस था, देखिए एक्चुअली क्या होता था, लोग गांव से उठ उठ के आ जाते थे, शहरों में बसते थे, फैक्ट्री में काम करते थे,
ठीक है। तो इस वजह से वहाँ रहने के लिए भी अकोमोडेशन चाहिए, निवास चाहिए। तो कमरे मिल जाते थे, नहीं तो डॉर्मेटरीज़ मिलती थी। डॉर्मेटरीज़ का मतलब एक ही रूम में बहुत सारे बेड्स होते थे, तो आपको वो मिल जाएगा सोने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे एक से मतलब एक ही रूम में कई लोग जो हैं वो रहा करते थे। वर्कर्स वर अ डिवाइडेड सोशल ग्रुप। अब देखिए, समाज का एक और ग्रुप था, वो था वर्कर्स का, ठीक है। तो सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद द विलेज फ्रॉम विच दे केम। जो मज़दूर गांव से आते थे अपने, तो कुछ लोगों के अच्छे लिंक्स हुआ करते थे गांव से, ठीक है, अच्छे रिलेशंस हैं। अदर्स हैड सेटल्ड इन सिटीज़ परमानेंटली। कहने का मतलब है कुछ लोग क्या करते थे, शहर आते थे, काम करते थे, और अच्छा खासा था गांव में, खेती वेती है, तो वो काम करके वापस चले गए, सीजनल वर्क कर लिया, ठीक है। लेकिन कुछ लोग क्या करते थे, वहीं शहरों में ही परमानेंटली सेटल हो जाते थे। जैसे गांव में अगर ज़मीन ज़्यादा नहीं है या ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो क्या करते थे, शहर में आकर ही बस जाते थे। वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय स्किल। अच्छा, हर एक वर्कर की अलग अलग स्किल्स होती हैं, जैसे कि ब्लैक स्मिथ हो गया, गोल्ड स्मिथ होते हैं अलग, ठीक है, और मेटल हो गए, मेटल वर्कर्स हो गए। तो उस तरीके से आ मेटल वर्कर ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर का कोई मेटल वर्कर रहा होगा, तो वो कहता है कि जो मेटल वर्कर्स थे अपने आप को क्या समझते थे, अरिस्टोक्रेट अमंग अदर वर्कर्स। वो सोचते थे कि हम दूसरे मज़दूरों से काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। अच्छा, मेटल्स का काम भी बहुत होता था, जैसे आयरन का यूज़ हो गया, हमने अभी पढ़ा कि आयरन और स्टील, इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ गया था। तो ये मेटल्स हैं, तो इनके लिए वर्कर्स चाहिए होते थे। तो जो ये मेटल वर्कर्स होते थे, इन्हें अच्छा काम मिल जाता था, इस वजह से वो अपने आप को क्या समझते थे, अरिस्टोक्रेट समझते थे। देयर ऑक्यूपेशंस डिमांडेड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल। लेकिन उनका जो ये ऑक्यूपेशन था, जो ये काम था, ये जो धंधा था वो मेटल का, उसके लिए बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत थी और बहुत ही स्किल की ज़रूरत होती थी मेटल वर्कर को। विमेन मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स बाई 1914। 1914 तक जो विमेन थी वो भी फैक्ट्री में काम करती थी, और जो वर्कर्स की पॉपुलेशन थी उसमें 31% विमेन जो होती थी वो लेबर्स होती थी। बट दे वर पेड लेस देन मैन। ये बहुत होता था, आज भी होता है कई कंट्रीज़ में, कि जो विमेन होती है ना, उन्हें मैन से कम वेजेस दी जाती हैं, कम मजदूरी दी जाती हैं, ठीक है। वेज का मीनिंग अब याद हो जाना चाहिए, कई बार ही पढ़ा चुकी हूँ, WAGE, वेज मतलब मजदूरी। कितनी मजदूरी मिलती थी, बिटवीन हाफ एंड 3/4 ऑफ मैंस वेज। मान लीजिए किसी को 1 रुपया मिला है आदमी को, तो उसका या तो आधा देंगे औरतों को, या फिर 1/3 उसका दे देंगे, ठीक है। डिविजन्स अमंग वर्कर्स शोड देमसेल्व्स इन ड्रेस एंड मैनर्स टू। अच्छा, अलग अलग वर्कर्स को उसके स्किल के हिसाब से ड्रेसेस दी जाती थी। मेटल वर्कर की अलग ड्रेस हो गई, किसी दूसरे लेबर की अलग ड्रेस हो गई, इस तरीके से पहचान के लिए। Some workers formed associations to help members in times of unemployment or financial hardship. अच्छा, बहुत सारे मज़दूर जो थे उन्होंने मिलकर एक एसोसिएशन बनाई, ठीक है, एक लेबर एसोसिएशन बनाई, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट के समय पर या किसी नीडी कंडीशन में वो पैसे से या किसी भी तरह से मज़दूरों की हेल्प कर सके। तो आप देख सकते हैं कि जो वर्कर्स थे, बेशक वो अलग अलग थे अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनको जिस तरह से काम आता था उसके हिसाब से वो बटे हुए थे। दे वर द डिवाइडेड सोशल ग्रुप, लेकिन वो हमेशा एक दूसरे का साथ दिया करते थे। एसोसिएशंस इसीलिए बनाई गई ताकि किसी भी वर्कर के जो अधिकार हैं वो छीने ना जाए, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन तो वैसे भी था, तो उनकी कोई सुनता ही नहीं था, जो एम्प्लॉयर्स होते थे वो तो सुनते ही नहीं थे। इसलिए उन्होंने आपस में एक एसोसिएशन बनाकर अपने ही अधिकारों की सुरक्षा वो किया करते थे। क्लियर है? आगे देखिए। Despite divisions, workers did unite to strike work when they disagreed with employers about dismissals or work conditions. जैसे जैसे कोई प्रॉब्लम आती थी वर्कर्स के साथ, हालांकि वो आपस में बटे हुए थे, they were divided according to their skills, but they were united together
whenever they feel that the employers are exploiting them। तो इस तरीके से स्ट्राइक वगैरह भी करते थे, काम करना बंद कर देते थे। These strikes took place frequently in the textile industry during 1896 to 1897 and in the metal industry during 1902। तो देखिए जो भी स्ट्राइक होती थी वो सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में फ्रिक्वेंटली हुआ करती थी, लगातार, मतलब हर थोड़े थोड़े टाइम के बाद स्ट्राइक्स कर देते थे वहाँ के वर्कर। और 1902 में मेटल इंडस्ट्री में भी स्ट्राइक्स होने लगी थी। ठीक है, तो आगे चलिए। इन दी कंट्री साइड, अब देखिए अभी हमने सिटीज़ के बारे में पढ़ा, शहरों में फैक्ट्रीज़ और वहाँ के वर्कर्स के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं कि जो विलेज था रशिया में उनके क्या हाल थे। ठीक है, पीजेंट्स कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड बट द नोबिलिटी, द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन्ड लार्ज प्रॉपर्टीज़। जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, वो लोग कल्टिवेट किया करते थे मोस्ट ऑफ द लैंड, ज़्यादातर ज़मीनों को पीजेंट्स ही कल्टिवेट करते थे, खेती करते थे। लेकिन जो नोबल, देखिए यहाँ पर भी आ गया, जैसे वहाँ पर थे ना नोबल थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान नोबल्स थे, क्लर्जी थे, फिर आपका खुद किंग था, ठीक है, लुइस 16। तो ये सब मिलके एक्सप्लॉइट किया करते थे। सिमिलरली रशिया में भी नोबिलिटी भी थी, क्राउन और ऑर्थोडॉक्स चर्च, वहाँ पे भी चर्च था, क्लर्जी। तो ये तीनों मिलकर सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी जो थी इनके पास थी, लैंड प्रॉपर्टी जो थी वो सबसे ज़्यादा इन तीनों के पास थी। लाइक वर्कर्स पीजेंट्स टू वर डिवाइडेड, जैसे कि शहरों में वर्कर्स डिवाइडेड थे अपने स्किल के अनुसार, वैसे यहाँ पीजेंट्स भी आपस में बटे हुए थे। दे वर ऑल्सो डीपली रिलीजियस, अच्छा जो पीजेंट्स थे वो काफ़ी रिलीजियस भी थे, धर्म को बहुत मानते थे। बट एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हुए जिनमें कि वो नोबल्स की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते थे। दे डिडंट रिस्पेक्ट। नोबल्स गॉट देयर पावर एंड पोजीशन थ्रू देयर सर्विसेज टू द जार। अब देखिए नोबल्स को पसंद नहीं करते थे पीजेंट्स, ठीक है। नोबल को अपनी जो पोजीशन मिली थी वो किस बिहाफ पे मिली थी, क्योंकि वो जार के लिए, निकोलस सेकेंड के लिए सर्विसेज, सेवाएं प्रदान करते थे, इसलिए उनको नोबल की पोजीशन दी गई थी। नॉट थ्रू लोकल पॉपुलैरिटी, ये बताना चाहते हैं कि जो नोबल्स थे वो आम जनता के बीच में पॉपुलर नहीं थे, लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे, वो सिर्फ जार को सर्विसेज देते थे, इसी वजह से उन्हें नोबलशिप मिली थी। दिस वॉज अनलाइक फ्रेंच, वेयर ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन ब्रिटनी पीजेंट्स रिस्पेक्टेड नोबल्स एंड फॉट फॉर देम। हमने वैसे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था कि जो पीजेंट्स थे वो नोबल्स, क्लर्जी और जो आपका किंग था उसके अगेंस्ट थे, लेकिन ब्रिटनी में फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान कुछ पीजेंट्स ऐसे भी थे जो नोबल्स की रिस्पेक्ट करते थे, उनको बचाने के लिए उन्होंने लड़ाई भी लड़ी। ठीक है, इन रशिया पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू देम। नोबल्स जो है उन पीजेंट्स को अपनी ज़मीन दे देते थे कल्टीवेशन के लिए, उसके बदले में उनसे टैक्स लिया करते थे, रेंट लिया करते थे ज़मीन का। तो जो किसान थे वो ये चाहते थे कि नोबल्स को जो ज़मीन मिली है जिस पर हम काम कर रहे हैं वो हमें मिल जाए। ठीक है, फ्रीक्वेंटली दे रिफ्यूज टू पे रेंट, इवन मर्डर लैंड लॉर्ड्स। तो जो पीजेंट्स थे वो क्या करते थे, किराया देने से मना कर देते थे और मर्डर भी कर देते थे ज़मींदारों का। ठीक है, 1902 दिस अकर्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन साउथ रशिया। और ये जो मतलब पीजेंट्स जो थे वो रेवोल्यूशन कर देते थे इनके अगेंस्ट में, और किराया भी नहीं देते थे, लैंडलॉर्ड्स को मार देते थे। तो ये जो घटना थी ये साउथ रशिया में फ्रिक्वेंटली होने लगी। तो पीजेंट्स जो थे अक्सर लैंडलॉर्ड्स को मार दिया करते थे जान से, और उन्हें किराया भी नहीं देते थे। एंड इन 1905 सच इंसिडेंट्स टुक प्लेस ऑल ओवर रशिया। और इस तरीके से ऐसे इंसिडेंट्स पूरे रशिया में घटित होने लगे। रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट्स। रशिया के जो किसान थे वो दूसरे यूरोपियन किसानों से अलग थे। दे पूल्ड देयर लैंड, वो क्या करते थे, अपनी ज़मीनों को इकट्ठा करते थे समय समय पर, पीरियोडिकली, मतलब समय समय पर अपनी ज़मीनों को इकट्ठा कर दिया। एंड देयर कम्यून डिवाइडेड इट अकॉर्डिंग टू द
नीड्स ऑफ इंडिविजुअल फैमिलीज। अच्छा, कम्यून का मतलब यहाँ पर जो आप देख रहे हो कम्यून और मीर, इसका मतलब है सेल्फ गवर्नड कम्युनिटी। ठीक है। अच्छा, पीजेंट्स ने अपनी कम्युनिटी बना रखी थी, पीजेंट्स की अपनी एक कम्युनिटी था, एक समुदाय बना लिया था। तो वो क्या करते थे, जितनी भी ज़मीन थी उनको किसानों की वो इकट्ठा कर ली। उसके बाद जो ये सेल्फ गवर्नड कम्युनिटी है, यानी मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली छोटी सी, और वो डिसाइड करती थी कि भाई जैसे फैमिली की ज़रूरत है, जो जिस जिस फैमिली की जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से उसको ज़मीन बांटती थी। तो इस तरीके से पीजेंट्स जो थे वो रशिया के पीजेंट्स काम किया करते थे। क्लियर है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम नेक्स्ट सेक्शन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। सो टेक केयर।